सिर्फ 5 दिन और एक पूरी सरकार खत्म। By the Prime Minister KP Sharma Oli। नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा? आज हम बात करेंगे नेपाल की उस जेएनजी विद्रोह की जो सितंबर 2025 में हुआ, जिसमें सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर एक पूरी सरकार गिर गई। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ, पुलिस फायरिंग से खून बहा, सांसद और सुप्रीम कोर्ट में आग लग गई और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये दशकों की नाराजगी का विस्फोट था। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी और युवाओं का गुस्सा, इसने नेपाल की राजनीति को हिला दिया। एक पूर्व रैपर बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री बना दिया। और अब समझते हैं कि ये सब कैसे बढ़ रहा था। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और देश एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, लेकिन उसके बाद 2025 तक कुल 14 सरकारें बनी और कोई भी सरकार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सत्ता बार बार 3 बड़े नेताओं के बीच घूम रही थी। केपी शर्मा ओली यूएमएल से, शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस से और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड माओवादी से। इन तीनों ने मिलकर करीबन 12 बार प्रधानमंत्री पद संभाले। हर बार गठबंधन बनता, गिरता और फिर एक नई सरकार बनती। जनता इस अस्थिरता से थक चुकी थी। 2024 में केपी शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में पुराने घोटाले और नए आरोप तेजी से सामने आने लगे। गिरबंधु टी स्टेट लैंड स्वैप घोटाले में झापा की कीमती जमीनों को नीतियां बदलकर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे, जिसकी कीमत लगभग 100 अरब रुपए मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई बार रोका, लेकिन सरकार ने अध्यादेश और बिलों के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की। नेपाल की एयरलाइंस A330 डील एक बड़ा घोटाला निकला, जहां कीमत बढ़ाने और कमीशन लेने के आरोप लगे। कोविड के दौरान ओमिनी ग्रुप मेडिकल सप्लाई घोटाले में बिना टेंडर के महंगे दामों पर पीपीई और मेडिकल सामान खरीदे गए। इसके अलावा हाइड्रो पावर डील, वीजा रैकेट और गोड़तर फॉरेस्ट रिजॉर्ट लैंड लीज जैसे मामले ने भी जनता का भरोसा तोड़ दिया। वो दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, वीचैट। सरकार का कहना था कि प्लेटफॉर्म नए रजिस्टर्ड नियमों का पालन नहीं कर रही है, लेकिन जनता ने इसे असहमति और दबाने की सोची। वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन गुस्सा अब सड़कों पर उतरने वाला था। 8 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट शुरू हुए। हजारों जेएनजी छात्र कई स्कूलों और कॉलेज यूनिफॉर्म में काठमांडू के मेहतीगढ़, मंडला और अन्य शहरों के सड़कों पर उतर आए। सुबह शांतिपूर्ण थी। नारे थे भ्रष्टाचार खत्म करो, बैन हटाओ, परिवारवाद बंद करो। हामी नेपाल जैसे संगठनों ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के जरिए कोऑर्डिनेशन में मदद की, लेकिन पुलिस ने शक्ति दिखाई। टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट और फिर लाइव फायरिंग। पहले दिन 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें से कई युवा और नाबालिग थे और 300 से ज्यादा घायल हुए। गोलीबारी कमर से ऊपर की गई, जो भीड़ नियंत्रण के नियम के खिलाफ माना गया और अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ा। मगर एक लीडरलेस मूवमेंट था। डिस्कॉर्ड सर्वर पर 1,45,000 से ज्यादा लोग जुड़े। क्यूआर कोड, पोस्टर, वीपीएन और प्राइवेट ग्रुप्स के जरिए कोऑर्डिनेशन होता रहा। 9 सितंबर को स्थिति और बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने सांसद भवन, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार, पीएम रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास और प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों में आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसमें बाहरी तत्व या लूटपाट करने वाले लोग भी शामिल थे। उसी दिन केपी शर्मा ओली ने असाधारण स्थिति का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कुल मौतें 74 से 77 के बीच पहुंच गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 10 सितंबर को नेपाल आर्मी सड़कों पर उतर आई। देश भर में कर्फ्यू लगाया गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद किया गया। आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल ने कथित तौर पर ओली को इस्तीफा देने की सलाह दी, ताकि स्थिति को काबू में लाई जा सके। जेएनजी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू हुई और डिस्कॉर्ड पोल के जरिए सुशीला कार्की को नाम सामने आया। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। संविधान के आर्टिकल 132 के खिलाफ जाते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल किया गया। संसद भंग कर दी गई। मार्च 2026 में चुनाव घोषित हुए। 13 सितंबर तक प्रोटेस्ट धीरे धीरे शांत हो गई और इस दौरान भारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली। दूसरे देशों के वीडियो नेपाल के नाम पर वायरल हुए। फेक न्यूज जैसे भटभेटनी में कंकाल या धार्मिक स्थलों पर हमला की अफवाह फैली। टिकटॉक ने 28 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए। विदेशी हस्तक्षेप के आरोप भी लगे। ओली ने भारत पर आरोप लगाया और कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी संस्थाओं के पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम जिक्र हुआ, लेकिन बीबीसी और रॉयटर्स और ह्यूमन राइट वॉच जैसी संस्थाओं ने इसे मुख्य रूप से घरेलू ऑर्गेनिक आंदोलन माना। 5 मार्च 2026 को चुनाव हुए। करीबन 60% वोटिंग हुई और परिणाम चौंकाने वाले थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने भारी जीत हासिल की और उसके नेता बालेन्द्र शाह, एक पूर्व रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के मेयर, राष्ट्रीय राजनीति में उभरकर सामने आए। उन्होंने झापा जैसे क्षेत्रों में भी पुराने नेताओं को हराया। 27 मार्च 2026 को बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 100 पॉइंट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया। वीआईपी कल्चर खत्म करना, मंत्रियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, नौकरशाही सुधार और समय सीमा आधारित गवर्नेंस और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। ओली को प्रोटेस्ट मौतों के मामले में गिरफ्तार भी किया गया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिली। तीनों पुराने नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी चल रही। अप्रैल 2026 तक बालन सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अर्थव्यवस्था सुधारना, युवाओं को रोजगार देना, प्रोटेस्ट पीड़ितों को न्याय दिलाना और पुरानी राजनीति ताकतों का सामना करना। ये आंदोलन श्रीलंका 2022 और बांग्लादेश 2024 की तरह था, जहां युवाओं ने दिखा दिया कि बिना बड़े नेताओं के भी सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल कोऑर्डिनेशन के जरिए बड़े बदलाव संभव है। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ट्रिगर था, असली कारण था सिस्टम में जमा हुआ गुस्सा। अब सवाल यह है, क्या बालन शाह सच में नया नेपाल बना पाएंगे या फिर पुरानी राजनीति फिर से वापस करेंगे? अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो में आ गए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही दूसरे वीडियो।